किसी रोगी का घर यक्स पर स्थित है तथा वह अस्पताल जहाँ उसका इलाज चल रहा है वह वाई पर स्थित है। रोगी घर से अस्पताल जाने का कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः रोगी पहले ए पर जाता है, फिर जो ठीक यक्स के पूरब में 800 मीटर दूरी पर है। फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर दूरी पर है। सी पर जाता है जो ठीक बी के ठीक पश्चिम में 150 मीटर दूरी पर है। और अंत में वाई पर अस्पताल में पहुंचता है जो सी के ठीक उत्तर में 100 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर का सही दिशा क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पर दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर मैप से संबंधित होता है तो यहाँ पर यन होगा नॉर्थ, यहाँ पर साउथ होगा, यहाँ पर हो जाएगा ईस्ट और इधर हो जाएगा वेस्ट। और यहाँ पर वेस्ट नॉर्थ यानी वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा उत्तर पश्चिम, और यहाँ पर हो जाएगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट इस तरह से, और यहाँ से साउथ ईस्ट, यहाँ पर साउथ वेस्ट। तो इस तरह से बनेगा मैप। अब आप ये देखते हैं यहाँ पर पहले क्या कह रहा है, पहले रोगी यक्स पर जाता है। मान लीजिए रोगी का घर यहाँ यक्स पर स्थित है और उसका विद्यालय उसका अस्पताल जो है यहाँ पर है वाई, ठीक। अब वह कह रहा है यहाँ से चलता है, जैसे किसी रोगी का घर यक्स पर स्थित है, वह अस्पताल जहाँ इसका इलाज चल रहा है स्थित रोगी के घर से ठीक रास्ता नहीं है, अतः रोगी पहले अस्पताल से ठीक ए पर जाता है। ए मान लीजिए यहाँ पर है और ठीक यक्स से पूर्व चलता है तो इधर चलेगा, यक्स पूर्व इधर होगा तो यहाँ से चलेगा 800 मीटर ए पे पहुँचेगा, यहाँ पर 800 पहुँचेगा। फिर उसके बाद कह रहा है फिर वह बी पर जाता है जो ठीक दक्षिण में 600 मीटर, तो दक्षिण नीचे होगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ 600 मीटर चला, यहाँ 600 मीटर चला पहुँचा बी पे। फिर उसके बाद कह रहा है पश्चिम में 150 मीटर दूरी पर 600 मीटर जाता है, फिर सी पर पहुंच जाता है, ठीक दक्षिण से वह 150 मीटर जाता है। यहाँ से सी पर जाने के लिए वह किधर जा रहा है, ठीक पश्चिम जा रहा है, कितना 150 मीटर, तो यहाँ से जाएगा सी पर पहुँचेगा 150 मीटर, यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि फिर वह अस्पताल में पहुँचता है 100 मीटर दूरी पर, तो 100 मीटर दूरी पर जब पहुँचेगा तो वहाँ पर आपको बताना है इसका कहाँ, यहाँ से आप जाएगा तो यहाँ 100 मीटर मान लीजिए ये है, तो यहाँ से जब ये देखेगा तो इसका घर किधर पड़ेगा, यहाँ ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा पश्चिम, तो यहाँ से देखेगा तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी बनेगा। चलिए आइए हम इसको और अच्छी तरह समझाते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर के माध्यम से, जैसे देख लीजिए यहाँ पर बना है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो जैसे देखिए वह पहले वह कहाँ गया था, यक्स पर उसका विद्यालय था यहाँ पर मान लीजिए, फिर उसके बाद वह ए पर आया था 800 मीटर, फिर वहाँ से आया था 600 मीटर, यहाँ पर बी पर पहुँचा, यहाँ से फिर पहुँचा 150 मीटर सी पर पहुँचा, अब यहाँ से सी से यहाँ पर 100 मीटर गया, अब यहाँ पर पहुँच गया वाई पर। अब यहाँ से जब इसके यक्स से देखा जाएगा तो नॉर्थ वेस्ट होगा, तो यानी दक्षिण पश्चिम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा चौथा ऑप्शन सही हो जाए, दक्षिण पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, नॉर्थ माने उत्तर पश्चिम, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा दिया गया है, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी का नाम पूछा गया था, तो ये हो जाएगा यहाँ पर जो है मैना जो है झटके से अपना आगे पीछे गर्दन कर लेता है, उल्लू जो है बहुत हद तक पीछे तक घुमा लेता है, तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या चौथा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पूछा गया था, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेने वाला पक्षी का नाम भी बताकर आए हैं, तो यहाँ पर उल्लू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं, उभरे हुए बिंदु होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति उसे छू कर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित होता है, तो कितने बिंदु पर आधारित होता है आपको बताना है, 10 बिंदु या 8 बिंदु या 6 बिंदु या 4 बिंदु। तो ब्रेल लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर दिया गया है, हमारे देश में ऐसा राज्य जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों गाँवों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों में बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य कौन सा है आपको बताना है, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु या असम। तो जो है 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाने वाला यहाँ पर बहुत बारिश होता है, तो ये असम राज्य हो जाएगा। 5 का डी सही हो जाएगा। चौथा यहाँ पर लद्दाख के बारे में बात कर लेते हैं। लद्दाख में मकान लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें जो है ढलान वाली होती है और बर्फ़ से ढकी होती है, तो ये जो है लद्दाख का विशेषताएँ हैं। अगला लिखा गया है, कश्मीर के में पुराने घरों में एक खास तरह की खिड़की होती है जो दीवार से निकलती है, इसे डब कहते हैं। क्या कहते हैं, डब। फिर उसके बाद दिया गया है कश्मीर के गांव के लोग, तो इस तरह यहाँ पत्थर की कटाई से घर बनाए जाते हैं और एक के ऊपर एक रखकर मिट्टी से ढक दिया जाता है, तो यह कश्मीर के लोग, गाँव के लोग रहते हैं। फिर उसके दिया गया है श्रीनगर, यहाँ डोंगा, हाउस बोट, डल झील और झेलम नदी में देखी जा सकती है। अंदर से यह बिल्कुल अलग अलग कमरों वाले घर जैसे होता है, श्रीनगर में होता है, यानी जम्मू कश्मीर में
में। अगला दिया गया है मनाली की विशेषता। हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है। यहाँ पर घर जो है लकड़ी के बने होते हैं, लेकिन बांस के खम्भों पर नहीं, लकड़ी के होते हैं। बांस के जब पूछा जाए तो ये असम में बने होते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब अगले पेज पर। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, यह बताना है आपको। तो राजस्थान या उत्तर प्रदेश या गुजरात या उत्तराखंड। तो यह जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह उत्तराखंड है। सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसे काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, 3 विभिन्न स्थानों जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही होगा, कौन कौन सा। पहला ये दिया गया है, लेह लद्दाख के मकान में पत्थर के 2 मंजिलें बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिली आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श की लकड़ी छत की सपाट होती है। तो ये लेह लद्दाख की विशेषता बताया जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। फिर भी बताया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में मकान बांसों के खम्भों पर बनाए जाते हैं और मकानों की लकड़ी पर पत्थर से बनाया जाता है। तो ये गलत है, यहाँ लकड़ी के बनाए जाते हैं, बांस के जो है असम में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अगला दिया गया है, राजस्थान में गाँव के लोग मिट्टी के मकानों मकानों जिनकी छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। तो सी करेक्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर ए सी सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8 नंबर दिए गए हैं, नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कछुआ। यहाँ पर इनमें से भिन्न को चुनना है, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा है। कछुआ, मछली, कौवा, घड़ियाल में से। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का 3। कौवा जो है यह उड़ता है, बाकी तीनों जो है जल में रहने। कछुआ भी जल में रहता है, मछली भी जल में रहता है, घड़ियाल भी जल में रहता है। कौवा जो है थल यानी उड़ता है, तो यह नहीं होगा, यहाँ पर भिन्न है, इसलिए यही उत्तर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, यहाँ पर हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, आपको बताना है। ए दिया गया है पहले यहाँ पर कि एक झुंड में 20 से 25 हथिनियाँ के बच्चे होते हैं। तो ये गलत होते हैं, यानी 14 से 15 होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर बी कह रहा है 4 से 5 वर्ष की आयु तक इस झुंड में रहते हैं। फिर सी कह रहा है एक बड़ा हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम अधिक पत्ता खा लेता है, झाड़ियाँ। तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पर डी कह रहा है किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी भी सभी में फैल लेती है। तो ये गलत है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सी और डी जो है सही हो जाएगा, बाकी ए और बी गलत है। तो यहाँ पर जो है सी डी सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या तीसरा 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हाथियों की विशेषताएं के बारे में दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पढ़ने के लिए। तो चलिए हम पढ़ देते हैं एक बार। हाथी पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा स्तनपायी है। झुंड मातृसत्ता का पालन करता है, यानी सबसे बड़ा मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाता है। एक झुंड में 10 से 12 मादा हथनी या बच्चे होते हैं। इनमें मुख्य रूप से मादा और बच्चे भी शामिल होते हैं। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता। 14 से 15 वर्ष की आयु में निकल जाते हैं, छोड़कर जो है नर होते हैं जो 14 से 15 आयु वर्ष के छोड़कर निकल जाते हैं। कभी कभी ये जलवायु और इसके आधार पर बैल हाथियों में जुड़ जाते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 100 किग्रा मतलब 100 केजी खाता नहीं है, 1 कुंटल से अधिक पत्ते टहनियाँ खा सकता है। 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200 किलोग्राम यानी 2 कुंटल का होता है। हाँ, हाथी मादा आराम नहीं करते, यह 2 दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे ही सोते हैं। हाथी आमतौर पर उष्णकटिबंधीय आवासों में पाए जाते हैं। हाथियों को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। कीचड़ की इनकी त्वचा को ठंडक रखता है। अगला पॉइंट दिया गया है, इनके बड़े कान भी फैन फैन की तरह काम करते हैं। हाथियों को खुद खुद को ठंडा रखने के लिए इन्हें फड़फड़ाते रहते हैं। परिवार का वह जो हाथियों का निर्माण के आधार पर बनता है, लेकिन इनमें एक से अधिक परिवार शामिल हो सकते हैं। तो ये रहा हाथियों की विशेषताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 पूछा गया था, बिहार के लोग के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो यहाँ पर आपको बताना है जनवरी से मार्च या अप्रैल से जून या जुलाई से सितंबर या अक्टूबर से दिसंबर। तो जो है जुलाई से यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर सही हो जाएगा। यह मधुमक्खी पालने का जो है अच्छा समय देता है। अक्टूबर और दिसंबर में मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा चौथा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 दिया गया है, किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए यानी 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी 20 बजकर यानी 8:20 पर चली। अगले दिन अर्थात 17 तारीख 10 मतलब अगले दिन पहुंच जाता है कितने बजे, तो ये 4:20 पर पहुंच जाता है। सूरत पहुंच गई। इन ट्रेनों 2 शहरों के बीच रेलवे स्टेशन की 1080 किलोमीटर तय करता है। उस पर्यटन की यात्रा के दौरान औसत चाल क्या थी, तो आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे देखिए कितने तारीख को चला है, तो ये 16 तारीख को चला है, तो यहाँ 8:20 पर। तो ये घटाइए यहाँ पर 20 8 20 16। दोस्तों यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये चला है 6 घंटे, 8 बजे चला है, 4 घंटे पहुँच जाता है। तो यानी कितना घंटा चला होगा, 8 बजे चला है और 4 बजे पहुँच जाता है, तो 4 घंटे वो हो गया। और
दूसरे दिन 16 बजे पहुँचता है। तो 16 में 20 24 में से जब 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 4 और 20 घंटे चलता है लगभग, 20 घंटे चलता है यहाँ पर निकालेंगे तो। 20 घंटे चला है, 20 घंटे में कितना तय करा है? तो ये तय करा है लगभग। तो दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पर 20 घंटा चला है, तो जब 20 घंटा जब ये हो जाएगा यहाँ से, तो 20 घंटे में मतलब 1080 किलोमीटर तय करता है। 1080 किलोमीटर, तो 20 यहाँ पर ये घटा देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर 2 पचे 10, ये कट जाएगा, 2 चौक 8 यानी 54 हो जाएगा। 54 घंटे प्रति किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, तो यहाँ पर 5 बजे 18 से यहाँ पर कर देंगे इसको। जब मीटर प्रति सेकंड में पूछा जाए तो यहाँ पर बदलना हो तो 5/18 से, और जबकि किलोमीटर से प्रति सेकंड में करना हो तो 18/5 करेंगे। तो यहाँ पर जो है मीटर प्रति सेकंड में करना है, तो यहाँ पर 5/18 करेंगे, तो 18 तिरिक 54, 3 बार कट जाएगा। और यहाँ पर 3 गुणे 5 यानी 3 गुणे 5 करेंगे तो 3 5 यानी 15 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या दूसरा बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी? तो यहाँ पर आपको बताना है। जैसे दिया गया है कोलकाता, तो कोलकाता यहाँ पर कहाँ पर होगा? तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन संख्या 12 का चौथा, उत्तर पश्चिम। चलिए बताते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप कोलकाता में हैं, कोलकाता यहाँ पर वेस्ट बंगाल में पड़ता है, तो यहाँ पर है। और यहाँ से आपको क्या कह रहा है? यहाँ पूर्वी हिस्से में जाना है, कहाँ पर? चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहाँ पर है? पंजाब का कैपिटल है। तो यहाँ पर से जब खींचेंगे तो ये इसी तरह से बनेगा, केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगले बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर यहाँ दिया गया है। निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनना है, आपको बताना है। तो सही उत्तर कौन सा होगा आपको बताना है कि कैसे जो होगा। तो पहले जो है क्या करना होता है? बीज बोना होता है, या खरपतवार होता है निकालना होता है, या प्याज के ऊपर से सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना होता है, या गुड़ाई करना होता है, या प्याज करना होता है। तो पहले गुड़ाई करना होता होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन संख्या डी सही हो जाए। गुड़ाई करना पहले, फिर खेत को पोला या नरम कर किया जाता है, फिर उसके बाद बीज बोया जाता है, फिर उसके बाद जो है खरपतवार निकाला जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर प्याज को उखाड़ कर निकाला जाता है, फिर उसके बाद जो है सूखी पत्तियों को काट कर अलग किया जाता है। तो इस तरह से जो है प्याज का एक पूरी प्रक्रिया होता है। तो ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं व्याख्या लिखा गया है। गुड़ाई करना पहले, बीज बोना, खरपतवार निकालना, प्याज को उखाड़ कर निकालना, या प्याज को सूखी पत्तियों से काट कर अलग किया जाता है, तब उसके बाद घर में लाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है? आपको यहाँ पर बताना है। जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, या पेड़ के तनों में पानी एकत्रित होना, या पत्तियां बहुत कम होना, या बहुत बड़ी सारी पत्तियां होना। तो यहाँ पर जो है रेगिस्तानी ओक के बारे में ही पूछा जा रहा है, नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या 14 जो है, रेगिस्तानी जो ओक होती हैं इनकी पत्तियां जो है छोटी छोटी होती हैं। तो यहाँ पर बड़ी पत्तियां, सारी बड़ी पत्तियां नहीं होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से छोटी छोटी होती हैं पत्तियां। तो इसलिए इसकी विशेषता नहीं है और नहीं पूछा था, तो इसलिए सही हो जाएगा। ये रेगिस्तानी ओक है, देख सकते हैं छोटी छोटी पत्तियां लगती हैं यहाँ पर पानी की कमी की वजह से। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछा गया है। तो तमिलनाडु के यहाँ पर पहला कह रहा है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है नहीं आइएगा, ये गुजरात के समीपवर्ती है, तो ये कट जाएगा। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो यहाँ पर अगला देखिए, फिर दिया गया है आंध्र प्रदेश के उड़ीसा और केरल। तो ये भी केरल जो है ये अरब सागर से लगने वाला है, तो ये भी नहीं होगा। या फिर उड़ीसा जो है ये पश्चिम बंगाल में आ जाएगा, तो यहाँ पर नहीं होगा ये। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या दूसरा सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक जो है ये तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। तो यहाँ पर केरल है, यहाँ पर क्या है? केरल, आंध्र प्रदेश, ये ठीक, और ये कर्नाटक, बेंगलुरु का कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। आप हमें जो चीज़ें बनाते हैं और केरल करते हैं थीम के अंतर्गत विद्यार्थियों को चाय पीने वाले कुल्हड़ बनाना सीखना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर आपको बताना है सामुदायिक संसाधन, या तकनीकी संसाधन, या मीडिया, या प्राकृतिक संसाधन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या पहला हो जाएगा, सामुदायिक संसाधन होगा। ऑप्शन संख्या पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पर लिखा गया है। निम्नलिखित में कौन सा विज्ञापन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यहाँ पर आपको बताना है कि विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान पर स्थिर, या दिया गया है विज्ञान ज्ञान की इकाई
एवं निर्माण प्रक्रिया, या फिर दिया गया है विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित, या फिर विज्ञान संगठित ज्ञान के इकाई एवं गत्यात्मक। तो 17 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन संख्या पहला हो जाएगा, विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस अधिगम का वर्णन करते हैं। ये दिया गया है यहाँ पर, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, फिर दिया गया है अधिगमकर्ताओं के बीच विचार और कौशलों का साझा करना, फिर दिया गया है प्रेषित किया जा रही है कि जानकारी प्राप्त करना, या फिर अधिगमकर्ताओं द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या चौथा हो जाएगा, DAB, C जो है गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 19 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं। ए नंबर दिया गया है पहला, पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है, 1 से लेकर 5 तक अध्ययन किया जाने वाला एक विषय है, बालक के परिवेश में संबंधित एक विषय है, या विभिन्न थीम या उप थीम के से संबंधित एक है। तो यहाँ पर आपको बताना है 19 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या जो हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, बालक के परिवेश में संबंधित एक विषय है। यहाँ पर चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, 20 नंबर दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपने शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई भी ऐसा करने के लिए अपेक्षा नहीं की जाती है। यह क्या पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है। आपको बताना है। यहाँ पर पहला कह रहा है नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थियों की सृजनात्मकता को पोषित करता है। बी दिया गया है नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी के रोजमर्रा के जीवन से संबंधित क्रियाकलाप है। या सी दिया गया है हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। चौथा कह रहा है क्योंकि यह विद्यार्थियों अपने दैनिक जीवन संबंधित अनुभव साझा कर रही है। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या यहाँ पर हो जाएगा तीसरा जो है हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 का तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए। आपको बताना है क्या कहा जाए। यहाँ पर पहला दिया गया है जल संरक्षण से संबंधित कहानियाँ, किताबें और गीत इकट्ठे करना, या फिर दिया गया है जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देखकर यह चर्चा करना कि कहाँ जल का उपयोग अधिक हो रहा है। और फिर सी कह रहा है तीसरा, वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इनका जल बजट बनाएं। चौथा कह रहा है उन गतिविधियों का चित्र बनाने के लिए कहना जो बहुत जल की उपयोग करने के लिए उसके बिना भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या तीसरा हो जाएगा, वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाए। तो वह जब देखेगा बच्चा कैसे करते हैं तो वह अवलोकन करके देखेगा और सीखेगा तो बता लेगा। यहाँ पर सी ऑप्शन बेस्ट है तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किस कीट की ची ची आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, यह क्या है। एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है कि यह सितारों के चमकने की आवाज़ है। आप क्या करेंगे, आपको बताना है। यहाँ पर एक विद्यार्थी को सही बताएंगे कि यह एक कीट की आवाज़ है। यह फिर दूसरा पॉइंट दिया गया है, यह विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने के लिए कहेंगे। तीसरा दिया गया है इसे व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि अगली कक्षाओं को विद्यार्थियों के सही उत्तर सीख सके। चौथा दिया गया है विद्यार्थी से कहेंगे खोजे गए आवाज़ कहाँ से आ रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या दूसरा ही सही हो जाएगा, अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने के लिए कहेंगे। अगला दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रयोगों का परिणाम होगा। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही होगा। प्रयोग के अंत में दिए गए जाने वाले जिससे विद्यार्थी उनकी पुष्टि कर सके। दूसरा दिया गया है नहीं दिए जाने वाले देने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुँचना चाहिए। तीसरा कह रहा है विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन में अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। चौथा कह रहा है प्रयोग के अंत में स्पष्ट किए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी याद कर सके। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर 23 का ऑप्शन संख्या दूसरा हो जाएगा, नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करने का निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। तो यह सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22-23 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए यहाँ पर 24 नंबर दिया गया है, आपके विद्यालय का एक बागवान विद्यालय के बगीचे में सूखी पत्तियाँ इकट्ठा करता है और जलाता है और आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है। आप क्या करेंगे। विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागवान के बगीचे कचरे को कम कर रहा है। विद्यार्थियों के सूखी पत्तियां इकट्ठा करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे, खाद बनाने में सहायता करेंगे। फिर तीसरा कह रहा है बागवान से बात करेंगे करेंगे और ऐसा निर्देश देंगे कि वे ऐसा ना करें क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। चौथा कह रहा है प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि वे इस समस्या को सुलझाएंगे क्योंकि इससे विद्यालय को वातावरण प्रदूषित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या दूसरा हो जाएगा जो है विद्यार्थियों में सूखी पत्तियों इकट्ठा करने के बागवान से मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करने को भी करेंगे। तो ये सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व है। यहाँ पर बताना है कौन कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का
तो यहाँ पर ए कह रहा है विद्यार्थियों समूहों में कार्य करते हैं, तो ये गलत है। यहाँ पर बी कह रहा है विद्यार्थियों समूहों में साझा करते हैं, ये भी गलत है। सी कह रहा है विद्यार्थियों अपने समूह में सकारात्मक के साथ प्रतियोगिता करते हैं, तो ये करेक्ट आंसर है। डी कह रहा है विद्यार्थी एक दूसरे से सहायता करते हैं, तो सी डी सही हो जाएगा। तो इसलिए 25 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 दिया गया है। कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीकों जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रबड़ कर धोड़े, कपड़े धोने की लकड़ी का बेट का से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हुए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की उत्तम व्याख्या है। यहाँ पर पहला दिया गया है विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए। बी कह रहा है विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतित करने के लिए प्रेरित करने हेतु। सी कह रहा है कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए। डी कह रहा है कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। तो यहाँ पर कौन कौन से सही उत्तर होगा 26 का आपको बताना है। 26 का जो है ऑप्शन संख्या बी सी डी सही है, ए नहीं सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी दूसरा बी सी डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संरचनावादी कंस्ट्रक्टिविटी कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही है। तो यहाँ पर 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा बी और डी केवल सही है। पहला कह रहा है पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, व्याख्या गलत है, ये गलत हो जाएगा, निगेटिव वर्ड है, ये सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को ज्ञान का निर्माण प्रेरित करना, और फिर भी सी कह रहा है प्रश्न करना, व्याख्या करना, तो व्याख्या यहाँ आया है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी बी और डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कथन पर्यावरण अध्ययन एक डैश विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कौन सा सही होगा यहाँ पर अंतः विषयक, फिर दूसरा दिया गया है अनुशासनिक, तीसरा दिया गया है एकीकृत, चौथा दिया गया है एकल विषयक। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो हो जाएगा ऑप्शन संख्या तीसरा सही हो जाएगा, एकीकृत जो है सही हो जाएगा। कथन पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है लेकिन के लिए उपयुक्त विषय है चयन है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 नंबर यहाँ पर दिया गया है अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उसके द्वारा देखे गए घोंसले के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने उसे यह कहकर हटा दिया कि बालकनी टहनियों और लकड़ियों के बीच 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 मतलब से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? यहाँ पर आपको उत्तर देना है विद्यार्थी की मम्मी से बात करके उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें घोंसला हटा कर गलत किया। या फिर बी दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के साथ नज़दीकी पक्षी अभ्यारण्य घूम कर पक्षियों के घोंसले का अवलोकन करने के लिए कहना। चौथा कह रहा है विद्यार्थी से कहना चाहिए कि मम्मी ने सही किया क्योंकि झाड़ियों को पेड़ पर घोंसला बनाने चाहिए, हमारे घरों में नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरा हो जाएगा। कहना चाहिए विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़ियों के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाना चाहिए। तो यहाँ पर उनको सीख मिलेगा इससे, तो ये समझ जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर यहाँ दिया गया है विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी ने पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? आपको बताना है। यहाँ पर पहला कह रहा है ये कह रहा है सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए, या पर्यावरण के लिए चिंतित होना चाहिए, या ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है तीसरा सही हो जाएगा, सी और डी सही है। पर्यावरण के लिए चिंतित होना चाहिए, ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर 30 का तीसरा सही हो जाएगा, सी और डी। तो ये रहा 30 क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।